प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का कपड़ा क्षेत्र 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक निर्यात लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा, नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2025 पारंपरिक भारतीय परिधानों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, देश तभी विकसित होगा जब जनजातीय समुदाय का उत्थान होगा। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे ने आज 4 विशेष रेलगाड़ियां चलाई। कल 5 और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे और भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग की योजना में सहयोग पर जोर दिया। माली में एक अवैध सोने की खदान ढहने से 48 लोगों की मौत और वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज भारत टेक्स 2025 में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता देश के विभिन्न भागों में बनने वाले वस्त्रों में झलकती है। भारत टेक्स के इस आयोजन में हमारे परिधानों के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता के भी दर्शन होते हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कितने तरह के पारंपरिक परिधान हैं। ऐसे आयोजनों के जरिए हमारी ये विविधता और विशेषता वस्त्र उद्योग के विस्तार का भी माध्यम बने। श्री मोदी ने कहा कि फॉर्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन एक मिशन बन गया है और ये भारत के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है। ये मिशन ग्रोथ के नए रास्ते खोल रहा है। आज हम दुनिया के 6ठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और एपरल्स एक्सपोर्टर है। हमारा टेक्सटाइल निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक हम इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी स्थल का भी दौरा किया और प्रदर्शकों से बातचीत की। भारत टेक्स एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है। इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों और सहायक उपकरणों सहित संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एक छत के नीचे लाता है। भारत टेक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आदिवासी लोगों के समग्र विकास के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाया गया है। ट्राइबल डेवलपमेंट बजट 5 गुना बढ़कर लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसके अलावा ट्राइबल वेलफेयर बजट एलोकेशन 3 गुना बढ़कर लगभग 15,000 करोड़ रुपया हो गई है। 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार ने आदिवासी विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास तथा आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदाय की परंपराएं और जीवन शैली देश की संस्कृति को समृद्ध करती हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का उत्थान होगा तभी देश विकसित होगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को तेजी से विकसित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज की शिल्पकला, भोजन, वेशभूषा और आभूषण, चिकित्सा पद्धतियां, घरेलू सामान और खेल देश की अनमोल विरासत है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित ये महोत्सव राजधानी के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 24 फरवरी तक चलेगा। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आज से शुरू हुए आदि महोत्सव का उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदायों की जीवन, संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता का जश्न मनाने के साथ साथ उनका प्रदर्शन करना है। इस महोत्सव में 600 से अधिक आदिवासी कारीगर, 500 कलाकार और 25 से अधिक आदिवासी खान पान के स्टॉल शामिल हैं। ये सभी 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विविध परंपराओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस महोत्सव के मुख्य आकर्षणों में विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी कलाकारों द्वारा लाइव प्रदर्शन और आदिवासी कारीगरी के अद्भुत उत्पाद
प्रदर्शित करने वाले राज्य और अंतर्राष्ट्रीय मंडप शामिल हैं। यह महोत्सव भारत के आदिवासी समुदायों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है। सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में कनेक्टिविटी कार्य एक तरफा और अस्पष्ट न होकर परामर्शकारी और पारदर्शी सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जयशंकर ने ओमान के मस्कत में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे और भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के बारे में कहा कि क्षेत्र में दोनों संपर्क योजनाओं को सामूहिक संपर्क योजनाओं के रूप में माना जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि महासागर के दोनों किनारों पर संघर्ष है। एक ओर पश्चिम एशिया में संघर्ष हो रहा है तो दूसरी ओर भारत प्रशांत क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समझौतों का पालन महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हिंद महासागर विश्व की जीवन रेखा है और इसके उत्पादन, उपभोग और कनेक्टिविटी से दुनिया चलती है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के कुछ हिस्से और हिंद महासागर के देश भी संसाधनों की कमी और आर्थिक उथल-पुथल का सामना कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने क्षेत्र में तनाव के योगदान का उल्लेख किया और कहा कि भारत क्षेत्र में तटीय निगरानी प्रणाली से समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने ओमान, ब्रुनेई, ईरान और भूटान के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। भारतीय रेलवे ने कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना में मारे गए 18 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी है। भारतीय रेलवे ने एक वक्तव्य में कहा कि गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं। साधारण रूप से घायल 12 लोगों को 1-1 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। रेलवे शेष 2 घायलों को वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया में है। अब तक कुल 195 लाख रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। कुल 15 घायल यात्रियों में से 11 यात्रियों को उचित चिकित्सा उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 4 यात्री अभी अस्पताल में भर्ती हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए और महाकुंभ मेले के दौरान अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जंक्शन तक 4 नई महाकुंभ मेला विशेष रेलगाड़ियां शुरू की हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 4 रेलगाड़ियों में से एक आनंद विहार रेलवे स्टेशन से और बाकी नई रेलवे स्टेशन से चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन रेलगाड़ियों के प्रस्थान का समय प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि 5 रेलगाड़ियां कल चलाई जाएंगी। महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 36 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। ये भव्य उत्सव दुनिया भर से लाखों लोगों को आकर्षित कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक 52 करोड़ 83 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं।
महाकुंभ में लगातार बड़ी संख्या में संत और श्रद्धालु आ रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये एक अलग तरह का दिव्य अनुभव है जो वर्षों तक याद रहेगा। उन्होंने व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार की सराहना भी की। डुबकी लगाने के बाद जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, ये अलग प्रकार का अनुभव हम कर रहे हैं और जिस प्रकार की व्यवस्था है, जिस प्रकार लोग जहाँ जगह मिली वहाँ स्नान कर रहे हैं, ये अद्भुत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान भी महाकुंभ पहुंचे। पवित्र डुबकी लगाने के बाद श्री गडकरी ने कहा कि महाकुंभ महज एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है, जहां पूरे देश के लोग आस्था और संस्कृति से बंधे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतनी कठिन बात को इतने आसानी से इतनी अच्छी व्यवस्था की और यहाँ के प्रशासन ने, पुलिस ने, कर्मचारियों ने देश भर की आस्था के कारण अपनी खुद की गाड़ी लेकर लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा है और गंगा माता का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। श्री प्रधान ने कहा कि महाकुंभ आध्यात्मिक ऊर्जा और भारत की एकता का सबसे बड़ा संगम है। आकाशवाणी समाचार ने संगम पर कई श्रद्धालुओं से भी बात की, जिन्होंने कहा कि ये एक दिव्य अनुभव था जिसे उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया। एक्सपीरियंस अच्छा रहा, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, जैसे वॉशरूम वगैरह, कुछ से फ्लावर आए थे जब हेलीकॉप्टर से गिरे थे, वो तो सबसे बेस्ट मोमेंट था यहाँ का। हम लोग अम्बाला से पहली बार प्रयागराज में आए हैं, बहुत अच्छा लगा। फिर हमने प्रयागराज में दर्शन किए और यहाँ का जो हिसाब देखा मैंने, क्या जो भी अरेंजमेंट सरकार का था वो बहुत ही अच्छा था। महाकुंभ अपने समापन की ओर है, जिसमें अधिक से अधिक श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने और दिव्य अनुभव का गवाह बनने की संभावना है। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। CP Grams, centralized public grievance redressal and monitoring system. ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। CP Grams एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। CP Grams, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉग इन करें CP Grams। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्वी माली में अवैध रूप से संचालित सोने की खदान के ढह जाने से 48 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार माली की खदानों में अक्सर घातक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहां श्रमिक बिना अनुमति के कीमती धातु की खोज करते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे न्यूरो सर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर पी शरद चंद और न्यूरोलॉजी विभाग एम्स के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति विभाग के साथ स्ट्रोक की रोकथाम और उपचार पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात जायंट्स के साथ मैच में यूपी वॉरियर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 17वें ओवर में 7 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का कपड़ा क्षेत्र 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक निर्यात लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2025 पारंपरिक भारतीय परिधानों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में अतिरिक्त भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे ने आज 4 विशेष रेलगाड़ियां चलाई। कल 5 और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। और वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।